गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का निवेश के स्पेशल सेशन गुरुकुल में स्वागत है। मेरा नाम श्रेया है और मैं आज की इवेंट की होस्ट। इवेंट पे जुड़े सभी पार्टिसिपेंट अभी केवल सेशन को सुन सकते हैं। सेशन के दौरान आप अपना सवाल एक एक करके क्वेश्चन आंसर राउंड में पूछ सकते हैं। This event is recorded and the recording for this session will be shared soon. Our topic for today's session is benefit of SIP and HDFC Defense Fund NFO। तो आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर राम कुमार, हेड प्रोडक्ट HDFC Mutual Fund. Mr. Ram Kumar heads the product team at HDFC Asset Management Company. He has over 19 years of experience in Indian financial service industry. Before joining HDFC AMC in December 2015, he has worked in the product function for Ask Investment Management, HSBC Asset Management, and Mata Securities India Private Limited. He has done his MMS from University of Mumbai and is a CFA Chartered holder. मैं मिस्टर राम कुमार जी का स्वागत करना चाहूंगी। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी मिस्टर राम कुमार जी इस सेशन को आगे लेकर जाएं। ओवर टू यू मिस्टर राम कुमार जी। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर अ नाइस इंट्रोडक्शन। तो आपने बताया टॉपिक है एसआईपी के बारे में। एसआईपी तो सब लोग जानते ही हैं। आई मीन ये एसआईपी कुछ 20 या 25 साल से चल रहा है इंडिया में और इसका पॉपुलैरिटी लगभग अराउंड 5 या 10 इयर्स से और भी ज्यादा हो गया, क्योंकि एम्फी का जो कैंपेन्स या एडवर्टाइजमेंट्स बहुत चल रहे हैं, तो सबको पता ही है। तो हमारा प्रेजेंटेशन थोड़ा अलग तरीके से स्ट्रक्चर करना चाहता हूं इन टर्म्स ऑफ एसआईपी को ऐसा भी एक एंगल से देख सकते हैं। तो लेट मी शेयर विथ यू अ प्रेजेंटेशन व्हिच इज कॉल्ड एसआईपी जस्ट एन एवरेज स्टोरी। अभी एवरेज, ये जो वर्ड जो है एवरेज, मोस्ट ऑफ द पीपल वी हेट इट। अब हमले को ये वर्ड से ही ये अच्छा ही नहीं लगता। एवरेज किसी को नहीं बनना है। बाय द वे, ये जो बुकलेट है वी हैव रिलीज्ड इट, इट्स देयर ऑन द पब्लिक डोमेन। ये अपना वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर नहीं मिल रहा है तो हमारा ब्रांच या हमको रीच आउट करिए, हम ये शेयर कर सकते हैं। तो ये बुक का नाम ही एसआईपी जस्ट एन एवरेज स्टोरी। ट्रेडिशनली अगर आप देखेंगे, किसी को भी ये एवरेज शब्द ही पसंद नहीं है। हम अगर कोई पिक्चर देखते हैं, अरे ये सिर्फ एवरेज मूवी था। अगर कोई क्रिकेटर या स्टूडेंट, शी इज जस्ट एन एवरेज स्टूडेंट, ये क्रिकेटर एवरेज वर्ड को ही नफरत करते हैं। लेकिन हमारा मानना है कि एवरेज, अगर इक्विटी इन्वेस्टिंग फॉर इंडिविजुअल्स के हिसाब से सोचेंगे ना, हमको एवरेज बनना ही ठीक है। कि ये सिर्फ एवरेज बनना सिर्फ काफी नहीं है, एवरेज बनने के लिए कोशिश बहुत करना पड़ेगा कि एवरेज आप बनो। ये क्यों है? क्योंकि हम जब इक्विटी मार्केट में स्टॉक्स अगर डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम खरीदते हैं, बेचते हैं, बहुत कुछ करते हैं कि एवरेज जो मार्केट का परफॉर्मेंस उससे भी कम रिटर्न मिल जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन ये एवरेज अगर हमको कमाना है, आई मीन ये हमने ये लिखा है कि our argument is that average is not just good enough but is the thing one should strive to achieve as far as equity investing by individual investors is concerned. कुछ इधर quotes लिखा है माइकल जॉर्डन का। All I knew is that I never wanted to be average. माइकल जॉर्डन का ये कहना है कि कभी लाइफ में एवरेज मत बनो। Steve Jobs never settle for average. Success and average don't have anything to do with each other, by Eric Thomas. मतलब बहुत सारे फेमस पर्सनालिटीज ने बोला है कि एवरेज कभी मत बनो, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि गेटिंग इंस्पायर्ड बाय दीज कोट्स कैन बी हार्मफुल फॉर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स इन द वर्ल्ड ऑफ इक्विटी इन्वेस्टिंग। थोड़ा हम ये बता रहे हैं कि थोड़ा ह्यूमर लाना चाहते थे हम, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि do not get inspired by these quotes, क्योंकि रुपी कॉस्ट एवरेजिंग तो आपने सुना ही होगा। एसआईपी इज नथिंग बट रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। हमारा ये मानना है ये फाइनेंस का सबसे बढ़िया, सबसे इंपॉर्टेंट इनोवेशन है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। क्योंकि
ये आपको एक एग्जाम्पल दिया है। आप देखिए 36 मंथ्स कोविड के टाइम में अगर आपने एसआईपी किया होता एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड में, अगर बाई लेट्स अज्यूम, क्योंकि हमारा अभी रिसेंटली हमने ये देखने को मिला सबसे बड़ा वॉलेटाइल पीरियड कौन सा रहा कोविड के टाइम में, जब मार्केट अराउंड 37% गिरा था। वो टाइम में अगर किसी ने, अगर सोचो आपने पूरा पैसा इक्विटी में डाला होता उससे पहले, आपका क्या फीलिंग होगा आपका, कि आप पैनिक करते या फियर में आ जाते हैं कि पूरा बेच सकते हो कि, लेकिन अगर आपने एसआईपी करते आए, आपका एक्सपीरियंस ठीक ठाक ही रहा होगा ओवरऑल। ऑन द अदर हैंड, अगर लेट्स अज्यूम आपने इन्वेस्ट ही नहीं किया प्रायर टू कोविड, आपने इन्वेस्ट ही नहीं किया इक्विटी मार्केट में, तो आपका फीलिंग क्या होगा? फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आपको ये फीलिंग होगा अच्छा हुआ इन्वेस्ट नहीं किया, लेकिन आपका ये मानना होगा कि कभी इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि इतना बड़ा फॉल देखा है। द बेस्ट थिंग इज टू डू एसेट एलोकेशन एंड अलोंग विद दैट एन एसआईपी। अगर आप ये चार्ट देखेंगे, ये ब्लू लाइन है, ये ब्लू लाइन है, ये एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का एनएवी का लाइन है, whereas the red line है यूनिट्स परचेज्ड थ्रू एसआईपी। अगर आपने 10,000 रुपए का एसआईपी किया होता, कि इतना यूनिट्स आपको हर महीना आपने खरीदा होगा। क्यों ऐसा? अगर इसमें आपको एक इनवर्स रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है, मतलब जब एनएवी कम है तो ज्यादा यूनिट्स मिलेगा, एनएवी ज्यादा है तो कम यूनिट्स मिलेगा। ये एक सिंपल फंडा है with respect to SIP. It is such a beautiful thing that is described as rupee cost averaging. अगर मार्केट बहुत ज्यादा है तो कम यूनिट्स खरीदोगे, मार्केट्स अगर कम है तो ज्यादा यूनिट्स खरीदोगे। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। इसको हम बोलते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू अस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनोवेशन इन फाइनेंस। ये कैसे करना है? सिंपल एसआईपी, सिंपल सा एक एसआईपी में आपको इन्वेस्ट करना है। ये एक मॉडल लाइन आपको हम दिखा रहे हैं। रेड लाइन आप देखेंगे तो ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो स्टॉक मार्केट है ऐसा ही बिहेव करता है, कभी ओवर वैल्यूड हो जाता है, कभी अंडर वैल्यूड हो जाता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि मार्केट पूरा टाइम के लिए फेयरली वैल्यूड है, पीक में जाता है, बॉटम में जाता है। लेकिन इसके थ्रू हम अगर एक एवरेज लाइन ड्रॉ करेंगे, वो एवरेज लाइन का क्वालिटी आप देखेंगे तो ऊपर जा रहा है, नीचे नहीं जा रहा है, क्योंकि इंडिया ऐसा देश है जहाँ का इकोनॉमी बढ़ते जाने का उम्मीद है अगले 20 साल के लिए, 30 साल के लिए, 10 साल के लिए। अगर इकोनॉमी ऊपर जाएगा, ग्रो होएगा अच्छा रेट से, तो दैट विल गेट रिफ्लेक्टेड इनटू आवर कंपनीज। जो बिजनेसेस हैं इंडिया में, टॉप 50 कंपनीज, 100 कंपनीज, उनका जो सेल्स या प्रॉफिट है उसमें भी उसका रिफ्लेक्शन होगा, उनका भी ग्रोथ होगा, which will ultimately get reflected into stock prices. So over a period of time, it is expected that India stock market has to go up. So what should we do? There are two things you can do. Market ऊपर नीचे जा रहा है, let's assume buy low and sell high. ये जो बॉटम में खरीदेंगे और ऊपर बेचेंगे। अभी सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन ये करना बहुत, मैं ये नहीं बोलूंगा नामुमकिन है, लेकिन करने रिपीटेडली करना शायद नामुमकिन ही है, बिकॉज कंसिस्टेंट बेसिस पे इसको करना शायद इम्पॉसिबल है। तो बेटर थिंग टू डू इज जस्ट कैप्चर द एवरेज, क्योंकि एवरेज लाइन ही ऊपर जा रहा है। सिंपल इसको ऊपर कैप्चर करने के लिए कैसे करें? इसको सिंपल एसआईपी करेंगे। अगर एसआईपी करेंगे तो हर महीना आपका पैसा ऊपर या नीचे, वही सेम मनी विल गेट इन्वेस्टेड इनटू द मार्केट। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ एसआईपी, मंथली इंस्टॉलमेंट्स थ्रू मार्केट साइकिल। एंड ये एवरेज लाइन को कैप्चर किया। इफ यू डू बाय लो एंड सेल हाई, ये एवरेज लाइन को कैप्चर करना ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन एक सिंपल सा प्रोडक्ट है एसआईपी, जिसमें आपको ये एवरेज लाइन मिल जाएगा। जब एवरेज लाइन क्या होता है, लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। पिछले 40 साल में इंडिया का, पिछले साल ये जो बीएसई सेंसेक्स है 1979-80 से उसका ट्रैक रिकॉर्ड है, और हमको पता है अभी कुछ 61 या 62,000 चल रहा है बीएसई सेंसेक्स का। शुरू हुआ था 100 के लेवल से,
100 के लेवल कब था? 1979-80 से लेके अभी 62,000 हुआ। ये जो जर्नी था पिछले 40 या 44 इयर्स में से सेंसेक्स का रिटर्न क्या था? हमको पता है 100 से 60,000 हो गया है। लेट मी गिव यू द आंसर, इट्स अबाउट 15-16%। जो सिर्फ एवरेज ने आपको 15-16% कमा के दिया। और हम इन्वेस्ट अभी फॉर एग्जांपल इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन HDFC Flexi Cap Fund which tries to outperform the market in the long period of time, अगर उसमें हम SIP करेंगे तो वो सिंपल सा इक्विटी के लिए सिंपल सा काम करेंगे। ऐसा कोई फंड में SIP करते रहेंगे फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लेट मी आल्सो गिव यू एन एग्जांपल। अच्छा, आगे वाले स्लाइड्स में वो एग्जांपल भी बताना चाहूंगा, लेकिन सिंपल सा ये डायग्राम आपको बता रहा है इन्वेस्टिंग थ्रू पीक्स एंड बॉटम, दैट्स व्हाट विल SIP help you। And I told you कि in a country like India ये जो एवरेज लाइन है वो अपवर्ड स्लोपिंग ही होने का चांसेस है। India is expected to grow at a healthy rate over the next 2 decades। Healthy economic growth will reflect in terms of robust business growth, and which means the sales growth, the profit growth will be there, which will reflect in terms of the investment return। अल्टीमेटली हमको क्या चाहिए? स्टॉक्स जो इन्वेस्ट कर रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम शुड गो अप, व्हिच इज व्हाट इज द एक्सपेक्टेड। एंड बेस्ट way to participate in India's growth story is to do with SIP। However, there is no steady returns। अगर आप देखेंगे निफ्टी का लास्ट 20 इयर्स का रिटर्न, 20-23 इयर्स का रिटर्न देखेंगे, आप देखिए ऐसा नहीं कि हर साल 15% मिल गया या हर साल 12%। कोई साल में 80% हो गया, कोई साल में 74%, सम इयर्स इट वाज 36% नेगेटिव, -25%। अगर आप देखेंगे इसमें तो अप्स एंड डाउन्स तो साफ-साफ दिख रहा है, ये एक्चुअल डेटा है। लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन, अगर आप एक पहला इन्वेस्टर है, पहली बार आपने इक्विटी में इन्वेस्ट किया और सपोज आपको किसी ने एडवाइस किया कि 2 इक्विटी फंड में पैसा डाल दो, 2 डेट फंड में पैसा डाल दो। आपने एसेट एलोकेशन तो कर दिया, लेकिन सारा पैसा एक साथ लगा दिया, SIP नहीं किया, लमसम कर दिया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लमसम मत करिए, लमसम भी अच्छा होता है, लेकिन SIP करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। सपोज आपने 2 इक्विटी फंड या 2 डेट फंड में पैसा डाला था और पहला साल क्या हुआ? मार्केट नीचे चला गया, जैसे FY 2009, जैसे कि FY 2020 या FY 2001, 25% या 36% पहला साल गिर गया। 2 डेट फंड का रिटर्न क्या होता? 5-6% या 7% का रिटर्न उसमें कमा लिया आपने, और 2 इक्विटी फंड का रिटर्न होगा -25 या -30%। तो आप एज एन इन्वेस्टर आप अपने एडवाइजर को जाके पूछते हैं, आपका रिएक्शन क्या होगा? तो मोस्ट लाइकली ऐसा रिएक्शन होगा कि अरे आपने ये क्या कर दिया, 2 अच्छा फंड दिया जिसमें 6-7% तो मिल गया, लेकिन 2 खराब फंड दे दिया जिसमें -30 या 40% गिर गया मेरा। ये आपने एसेट एलोकेशन किया फिर भी ऐसा हो गया। ठीक है, सिर्फ 1 साल का एक्सपीरियंस है, लॉन्ग टर्म में शायद ठीक हो जाएगा। लेट मी टेक द अदर एग्जांपल। अगर पहला साल में ये जो इन्वेस्टमेंट किया वो FY 2010 में या 2004 में किया या 2021 में किया, जब एक रिटर्न था 67 या 74 या 81 या 71%। आपने 2 इक्विटी फंड में डाला, 2 डेट फंड में डाला है, और ये टाइम में 2 इक्विटी फंड का रिटर्न होगा कुछ 60%, 70% या 80% और इवन 100%, और डेट फंड का रिटर्न होगा 6 या 7%। ये सिचुएशन में आपका रिएक्शन क्या होगा? आप अगर 1 साल के बाद अपना एडवाइजर से मिल रहे हैं तो आपका रिएक्शन ये होगा कि क्या आप खुश होते? नहीं। ये सिचुएशन में भी आपका सवाल होगा, इन्वेस्टर का सवाल ये होगा कि आपने ये क्या कर दिया, 2 अच्छा फंड दिया 80 या 90% का, 2 खराब फंड दे दिया 6% का या 7% का। सो इन्वेस्टर का जो एक्सपीरियंस जो है ना, उनका इमोशंस को ड्राइव करता है। तो पहला सिचुएशन का जो इमोशन था वो है फियर कि ये क्या कर दिया, नुकसान हो गया। तो दूसरा सिचुएशन का ग्रीड, तो ये लालच बोल सकते हैं। ये सिर्फ इन्वेस्टर आम इंडिविजुअल, ये जो इमोशंस है ना,
ये अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, एडवाइजर हैं, या मैं भी हूं, मैं जो ये फाइनेंस लाइन से हूं, फिर भी अगर मेरा खुद का पैसा ऊपर नीचे जा रहा है, everyone goes through this emotion. Even the best minds in the industry, even a Nobel Prize winner has said that मेरा पैसा जब ऊपर नीचे जाता है तो मैं इमोशंस के थ्रू ही गुजारता हूं। तो इसका क्या सोल्यूशन है टू कंट्रोल दिस इमोशन? सिंपली डू एन SIP इंस्टेड ऑफ डूइंग एन लंप सम। For the first time, if you do an SIP, it is better to do that, क्योंकि ये इमोशन से बच सकते हैं। ओके, ये सारा प्रेजेंटेशन तो मैं दिखा नहीं सकता बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट। कुछ कुछ स्लाइड दिखा सकता हूँ। इवेंट्स दैट हैव इम्पैक्टेड द मार्केट, पिछले 20-25 साल में बहुत इवेंट्स हुए। टेरर अटैक्स, .com बबल, वॉर, इलेक्शंस, न्यूक्लियर अटैक टेस्ट, एशियन करेंसी क्राइसिस, यूरोपियन मार्केट का स्लो डाउन, डिमोनेटाइजेशन, ब्रेक्सिट, GST, ट्रेड वॉर बिटवीन US चाइना, कोविड-19, यूक्रेन रशिया वॉर, ये सब इवेंट्स के वजह से मार्केट कुछ ऊपर नीचे हुआ था। लेकिन व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ दीज इवेंट्स फॉर एन SIP इन्वेस्टर? नील, कोई रेलेवेंस नहीं है अगर आप SIP कर रहे। तो ये सब इवेंट्स के बारे में पूरा भूल ही जा सकते हैं, क्योंकि हमारा स्ट्रेटजी है कुछ भी हुआ ये 5,000, 10,000, 20,000 जो भी हम डाल रहे हैं डालते ही जाएंगे। दैट इज द स्ट्रेटजी। सो ये सब इवेंट्स का कोई रेलेवेंस नहीं है। हु नीड्स SIP? अगर आप ये बोलते हैं कि मेरा इक्विटी मार्केट का सबसे बहुत अंडरस्टैंडिंग है, मेरे को बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग आता है, क्या दूसरा टाइप का इन्वेस्टर, मुझे इतना समझ नहीं है इन्वेस्टिंग का, SIP किसको चाहिए? SIP सबको चाहिए। अगर आपको आता भी है, नहीं आता, सिर्फ आप फिर भी आपको SIP चाहिए। SIP is a basic need of every individual. Food, clothing, shelter and SIP. रोटी, कपड़ा, मकान, SIP is a basic need of every individual, क्योंकि emotions के थ्रू सब लोग जाते हैं। You go through emotions whether you know markets or you don't know markets. So SIP is a critical need for everyone. So finally SIP के बारे में, it's a very detailed booklet, you can read this. Final number is that हमारा HDFC म्यूचुअल फंड के अंदर जो भी SIP का इन्वेस्टर्स हैं, उसमें about 85% of our investors opt for at least 5 years when it comes to SIP tenure. 75% of investors opt for at least 10 years. So most of our investors, SIP investors, choose a very very long period of time. आप SIP 1 साल या 2 साल के लिए मत कीजिए, 10-20 साल के लिए कीजिए, then only it is beneficial. Laziness and forgetfulness, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्लाइड्स है ये, आप जरूर इसको पढ़िए, so that it is very very informative. जैसे हमने एवरेज के बारे में बताया, आई विल फिनिश विद दिस स्लाइड दैट लेजीनेस और फॉरगेटफुलनेस, मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है बट सबको ये तो पता है कि लेजीनेस मतलब नेगेटिव ह्यूमन ट्रेट्स है, किसी को पसंद नहीं है लेजी होना, या भूल जाना भी पसंद नहीं है लोगों को। ये बहुत ही लेजी है, ये बंदा बहुत फॉरगेटफुल है, इससे इसका बात मत मानिए। लेकिन हमारा मानना ये है, हमारा आर्गुमेंट ये है कि ये जो आपका हैबिट, अगर लेजीनेस, और ये हम ऐसे क्यों बता रहे हैं, क्योंकि टू ड्राइव होम द पॉइंट, लेजीनेस and forgetfulness can actually be beneficial when it comes to equity investing. Advantages of invest and forget approach अब बताते हैं हम। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके भूल जाते हैं, इसके वजह से आपका रिस्क इन इक्विटीज एक्चुअली रिड्यूसेस। आप इन्वेस्ट करना मत भूलिएगा, SIP करना भूलिएगा मत। इसको एक ह्यूमरस तरीके से हमने इसको बताया है, नो नीड टू लूज स्लीप ओवर मार्केट मूवमेंट्स। अगर इन्वेस्ट करके भूल गए तो रोज रोज क्या हो रहा है इसका आपका कोई रेलेवेंस नहीं है। नो नीड टू ट्रैक योर इन्वेस्टमेंट्स एवरी नाउ एंड देन। मोस्ट इन्वेस्टर क्या करते हैं, ऐप खोल देते हैं, रोज रोज देखते हैं, अरे आज क्या हुआ। जब आप देखते हैं, ये कॉल टू एक्शन है, कुछ करो कुछ करो। देयर इज एन अर्ज
to keep doing something. ये जो कुछ तो करते हैं is a very bad thing. इसके वजह से what happens is that आप अपना emotions को आपका decision making में बीच में ला रहे हैं, which is a very detrimental thing when it comes to equity investing. वो आप ना करें. So how to bring discipline without having to do emotional decisions is to do simple SIP. So again, do something today that your future self will thank you for. कुछ तो करते रहिए. You have to act and act now. Success is not easy and it is certainly not for the lazy. ये सब चीज अच्छा है नॉर्मल लाइफ के लिए, लेकिन इक्विटी मार्केट थोड़ा अलग सा जगह है, तो ये सब आप फॉलो करेंगे, इट कैन बी हार्मफुल फॉर योर इन्वेस्टिंग. सो इट इज ओके टू बी इन्वेस्ट एंड फॉरगेट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. दैट्स द टू ड्राइव होम दैट पॉइंट हम ये बता रहे हैं. सो ये था हमारा प्रेजेंटेशन ऑन एसआईपी. इसमें बहुत ही ज्यादा और भी नंबर्स दिया हुआ है. स्टे इन्वेस्टेड, एलोकेट राइट, हाउ टू क्रिएट वेल्थ विद एसआईपी, बहुत सारा इसमें एग्जांपल दिया हुआ है हमने. तो ये प्रेजेंटेशन आप जरूर हमारा ब्रांच से लेके या हमारा HDFC ऑफिशियल से लेके पढ़िएगा. सो दिस वाज द थिंग अबाउट एसआईपी. लेट मी क्विकली आल्सो bring the presentation on HDFC Defense Fund, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, वो आपको बताना चाहता हूँ. Let me see. No, this is the wrong presentation. Oh my God. Just a minute. Yeah. HDFC Defense Fund, prosperity comes from investing in peace. मतलब हम ये बता रहे हैं कि अगर कोई भी देश हो उसमें डिफेंस कैपेबिलिटीज में इन्वेस्ट करना जरूरी है कोई भी देश के लिए, और ये एक क्रिटिकल नीड है सो दैट द कंट्री लिव्स इन पीस. और हमारे लिए, स्पेशली इंडिया के लिए, हमारा जो देश का बॉर्डर है इज सराउंडेड बाय मेनी कंट्रीज, और साउथ साइड और ईस्ट वेस्ट देखेंगे तो पानी भी है. वी आर सराउंडेड विद बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन, Arabian Sea, and bordering by many nations on the left top and the right side of our, if you see our map. So देश का रक्षा करना बहुत ही जरूरी है. So investing, खतरा कहीं से भी आ सकता है, so investing in defense is of a critical need. और ये हम क्या कहना चाहते हैं ये फंड के बारे में. HDFC Defense Fund will invest in those companies that manufacture defense equipments within the country and serve the nation for in that process. तो ये हमारा NFO है, एक सेक्टर फंड है. ये हमारा NFO खुल रहा है 19th May को, which is from another 3 or 4 days, and ये हमारा NFO बंद होगा 2 जून को. So इसमें इन्वेस्ट करिएगा. क्यों करना चाहिए, कुछ स्लाइड मैं आपको बताना चाहता हूँ. सबसे पहले आप देखेंगे, मैंने ऑलरेडी बता दिया कि इन्वेस्टिंग इन डिफेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप देखिएगा इंडिया का जो डिफेंस इन्वेस्टमेंट है एज अ परसेंटेज ऑफ GDP हैज बीन अबाउट 2.5 to 3% ओवर द लास्ट 25-30 years. अगर आप 1995 में देखेंगे हमारा डिफेंस एक्सपेंडिचर था was about $10 billion. अभी वो बढ़ के $77 billion हो गया. चाइना का 1995 में 12 बिलियन था, वो जो अभी नियरली 300 बिलियन हो गया. सो हम थोड़ा धीरे धीरे ग्रो कर रहे थे. उनका GDP, लेकिन उनका आप देखेंगे एज अ परसेंटेज ऑफ GDP उनका भी स्टेबल था, 1.7% ऑफ द GDP. इंडिया का अबाउट 2.5% था. ये हमको ये तो पता है कि इंडिया का जो GDP ग्रोथ का जो अपॉर्चुनिटीज है वो तो बहुत ही ब्राइट प्रोस्पेक्ट्स है. इंडिया का नॉमिनल GDP ग्रोथ इटसेल्फ has the potential to grow about 10-12, or in the past it has been even 13-14%. So अगर ये percentage of GDP का ये जो relationship अगर stable रहा अगला 5 या 10 साल में, सिर्फ इंडिया का जो nominal GDP का growth है, that itself will bring good growth to this sector. So ये sector तो grow होने का बहुत ही अच्छा chances है. Plus
ऑन टॉप ऑफ दिस नॉमिनल ग्रोथ इसके ऊपर बहुत सारा फैक्टर्स है, जैसे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। हमारा देश का ये कोशिश है कि बहुत सारा जो इंपोर्ट्स हो रहे हैं जो डिफेंस इक्विपमेंट्स, बी इट एयरपोर्ट सॉरी इंडियन से प्लेन्स का जो कंपोनेंट्स है या शिप्स का या वॉर मशीन्स का या कोई सब कंपोनेंट्स है, ये सब इंडिजिनाइज करने का बहुत सारा कोशिश जो चल रहा है। इसके वजह से जो इंडियन कंपनीज है जो इसका मैन्युफैक्चरिंग में शामिल है, उनको बहुत सारा बेनिफिट्स होने का एक्सपेक्टेशन है। और अगले 5 या 10 साल में हमारा जो एक्सपोर्ट्स भी होने वाला है, ये भी हो रहा है कि बहुत पिछले 10 साल में हमारा जो एक्सपोर्ट्स ऑफ दीज कंपोनेंट्स है वो कुछ 8x बढ़ चुका है और भी बढ़ने का कोशिश है। जैसे इंडिया इज बिकमिंग अ बिग मैन्युफैक्चरिंग बेस फॉर सो मेनी कमोडिटीज लाइक मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स. So defense equipments is of no difference. India is be expected to become a manufacturing base of defense equipments, and these companies is expected to benefit. इसीलिए ये 5 या 10 साल का स्टोरी है कि डिफेंस सेक्टर में आप इन्वेस्ट करो, और ये देश का सबसे पहला प्रोडक्ट है HDFC डिफेंस फंड, which is expected to capture this opportunity. Okay. सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता क्यों जरूरी है? क्योंकि पहला तो सेल्फ रिलायंस विल रिड्यूस करंट अकाउंट डेफिसिट। अब अगर इफ वी कैन रिप्लेस आवर इंपोर्ट्स विद सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, दैट इज ग्रेट फॉर आवर कंट्री। डिफेंस रेडीनेस इज क्रिटिकल। अगर कोई वॉर सिचुएशन या कोई टेररिस्ट अटैक काइंड ऑफ अ सिचुएशन आ गया तो डिफेंस रेडीनेस is important. उसके लिए at that particular moment of time we shouldn't be expecting help from other countries. We need to be prepared in those times. अभी पिछले साल बहुत बड़ा एग्जाम्पल हुआ यूक्रेन और रशिया का, अभी भी चल रहा है ये जो वॉर। आप देखिए the situation in which Ukraine was, they had to seek help from many other countries in a quick span of time. In such a scenario, for any country, it needs to be seen that unka jo domestic capabilities is good enough to tackle any kind of situation. To aid export growth, export को बढ़ाने के लिए self reliance is very very important. During times of conflicts, a vendor ecosystem is a must. अगर सिर्फ हम असेंबल कर रहे हैं, उसका R&D बाहर से आ रहा है, कंपोनेंट्स बाहर से आ रहा है, अगर एक इकोसिस्टम नहीं है, that can prove to be a risk. एक बहुत ही अच्छा वेंडर इकोसिस्टम इंडिया में डेवलप हो रहा है, which is a very big opportunity for many companies to cater to this need in the defense space. So 4 ही चीज इसमें है। 1, increasing capex in defense. अगर आप देखेंगे हमारा जो डिफेंस कैपिटल आउटले है पिछले अगर 6-7 सालों में देखेंगे 9% CAGR के रेट में ग्रो हुआ है, so which is a very good rate and it is further expected to grow. Import substitution, which I talked about, export growth, these are some of the growth drivers, and also the growth of the defense ecosystem is very very important for Indian companies to benefit. ये पूरा presentation में explain नहीं करूंगा क्योंकि the availability of time is less. आप ये presentation हमारा website में है, आप ध्यान से पढ़ सकते हैं डिटेल में। बहुत सिर्फ जो महत्व का स्लाइड्स है उसमें फोकस करेंगे आज। सो ये सब स्लाइड्स में स्किप करूंगा क्योंकि बहुत सारा मैंने ऑलरेडी बता दिया। इंडिजिनाइजेशन इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर डिफेंस रेडीनेस, बी इट एयरक्राफ्ट कैरियर्स, सबमरीन्स, हॉबिट्सर्स, द मिसाइल्स। इंडिया का ऑलरेडी R&D का कैपेबिलिटी ऑलरेडी है इसमें। एक एग्जांपल लेना चाहूंगा कि for example this case of Prachand helicopter, this is a totally India made helicopter which is there, which is called, is manufactured by HAL, which is based out of Bangalore. ये एक हेलीकॉप्टर है which is a Indian Air Force का हेलीकॉप्टर है। इसका आप स्पेसिफिकेशन देखेंगे versus US made Apache helicopter, most of these specifications के हिसाब से इसकी मैचिंग है।
कितना हाइट्स तक उड़ सकता है, कितना दूर तक जा सकता है, रोटर डायामीटर, लेंथ, हाइट, जो स्पीड तक ये जा सकता है, कितना वेट उठा सकता है, मोस्ट ऑफ द स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से ये मैच करता है अपैची के साथ। लेकिन आप देखेंगे इसका जो प्राइस है ऑलमोस्ट आधा है as compared to the US made helicopter. So that is our competitive advantage in this space. R&D में बहुत सारा हमने आगे बढ़ चुके हैं already. I think there is a slide on R&D itself that okay yes, पिछले कुछ 10 सालों में हमारा R&D expenditure has grown to about nearly 20,000 crore rupees, and this has grown at about a rate of 3x in the last 10-12 years. So we are a country which is not just manufacturing on a price differential. कोई और भी सेक्टर, अगर हम मोबाइल फोन अगर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या शूज, कपड़े, जो भी मैन्युफैक्चरिंग, there is no technological background to it, but defense manufacturing is different when it comes to manufacturing in India. It is backed by R&D. For instance, हमारा जो pharmaceutical sector है, which is also backed by R&D, so something like that, it is backed by R&D, which is a big competitive advantage for India. So ये स्टोरी है, सो सिंपल सा स्टोरी है, इसको हम एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के तरह देखेंगे, तो दैट्स व्हाई वी हैव लॉन्च्ड HDFC डिफेंस फंड. इट विल बी अ पोर्टफोलियो ऑफ अबाउट इट्स अ बॉटम अप पोर्टफोलियो, कुछ 20-21 स्टॉक्स है ये यूनिवर्स में जिसमें हम इन्वेस्ट करेंगे. ये यूनिवर्स, इसमें रिस्क भी है क्योंकि एक सेक्टर फंड है और इसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप है, पब्लिक सेक्टर कंपनीज है, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज है, लेकिन प्रेडोमिनेटली स्मॉल कैप का यूनिवर्स है इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ स्टॉक. सो ये रिस्क भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये एक सेक्टर फंड है. फ्रॉम अ वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव हमको ये लग रहा है कि इसका PE इज अबाउट 26 एज कंपेयर टू 21 फॉर द निफ्टी. क्या ये महंगा है? हमको ये नहीं लगता है महंगा है, क्योंकि कंसिडरिंग द ग्रोथ अपॉर्चुनिटी हमारे हिसाब से एक रीजनेबली वैल्यूड सेक्टर है. अगले 5 या 10 साल के लिए बिल्कुल इसमें पैसा डाल सकते हैं आप. वेरी स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ इन द लास्ट 5 years. ROE profile is very good, which means these are all good quality companies जो अच्छे तरह रेट से ग्रो भी हो रहे हैं. सो बहुत सारा चीज इसमें कवर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि टाइम नहीं है इसमें. अभिषेक पोद्दार हमारे फंड मैनेजर होंगे, जिनका अभी नियरली 2 decades of experience है. He has been an analyst covering this sector. He has done his MBA from ISB Hyderabad. He is a qualified chartered accountant. So इनका जो experience है has been very good in covering such sector. So इनका fund management का stint ये पहली बार होगा. So he will be the fund manager for HDFC Defence Fund. Risks के बारे में भी बात करना पड़ेगा क्योंकि ये एक concentrated portfolio होगा, क्योंकि एक sector fund है. रिस्क रिटर्न प्रोफाइल के हिसाब से ये HDFC जो भी इक्विटी फंड है नॉर्मल डाइवर्सिफाइड, उसके एक लेवल ज्यादा हायर लेवल ऑफ रिस्क के साथ ये आएगा. So sector funds typically carry higher risk, so one should take controlled exposure to this fund. So if I have to summarize the whole thing, multipolarity to aid increase in global defense expenditure. पिछले कुछ 10 या 20 सालों में ऐसा था कि एक या दो ही कंट्री बड़े सुपर पावर्स होते थे डिफेंस को लेके, या US या चाइना. अभी आगे जाके ऐसा होगा, सारे कंट्रीज को अपना खुद का डिफेंस कैपेबिलिटी बिल्ड करना होगा. सो ओवरऑल डिफेंस एक्सपेंडिचर will be very strong over a period of time. India का strong economic growth and geopolitical consideration supports a long runway for growth. ये 1 या 2 साल का स्टोरी नहीं है, अगले 20-25 साल का स्टोरी है जो ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है. India is focused on self-reliance, increasing opportunity available for Indian defense players. R&D focus बहुत ही ज्यादा है, manufacturing locally to help tap even the global export potential. Indian defense company display a strong order book
and growth potential for with healthy balance sheet, which makes it a compelling multi-decadal investment opportunity. So इसमें invest करने के लिए बहुत ही अच्छा opportunity है, is what we believe. So that's it from my side. अगर आपका कोई भी सवाल हो, I will be happy to answer. Thank you, sir. As we are open to question and answer round, मैं रिक्वेस्ट करूंगी यदि आपके कोई भी सवाल हो तो आप चैट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं. I request the participant, if you have any question, you can ask through chat box. So there is one question. Please share the link of booklet. Okay, sir, we will share. मैं अनुरोध करती हूँ यदि आपके कोई भी सवाल हो तो आप चैट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं. So I think so you have explained so well that there are no questions. I think ये सबको एकदम क्लियर हो गया SIP और डिफेंस फंड के बारे में. तो thank you very much. Will require active support in this NFO to make it a grand success. Thank you very much. Thank you so much, sir, for joining and sharing your knowledge, your wonderful thoughts with us. It was our pleasure to have you. Well, आज के इवेंट में बस इतना ही. धन्यवाद सभी का इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए. Thank you, sir. Thank you very much.